अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान श्रीलंका में ही 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का आगाज़ आज से हो गया है और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जारी है, जिसमें श्रीलंका ने अब तक 5 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बना लिए हैं। अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन खेल पेश किया और 3 विकेटें हासिल की पाकिस्तान के लिए। साथ साथ नसीम शाह 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और अबरार अहमद ने भी 1 विकेट हासिल की है। इस वक्त डिसिल्वा 89 रन के स्कोर पर क्रीज पर मौजूद हैं। अबरार अहमद ने जो 1 विकेट हासिल की बड़ी वैल्यूबल विकेट थी, क्योंकि वक्फे से पहले उन्होंने बस ब्रेक होने से पहले कुछ लम्हात पहले ही विकेट हासिल की थी और वो अच्छी विकेट थी, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज़ और डिसिल्वा के दरमियान शानदार पार्टनरशिप उस वक्त लगी हुई थी। हाउ स्पेशल हैज़ शाहीन शाह अफरीदी बिन नॉट जस्ट इन दिस टेस्ट मैच, बल्कि इससे पहले जितनी भी लीग्स हुई हैं पाकिस्तान के, जितने भी प्लेयर्स हमें मुख्तलिफ लीग्स में नजर आते रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हमारे सामने आती रही हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक सिकंदर बख्त, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कैसी रही है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? पिच में कुछ इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही है, लेकिन नई बॉल से शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी वैल्यू डिराइव की इस पिच से। देखिए, ये तो साफ जाहिर हो गया, उन्होंने पहले बैटिंग की, 4 उनके जल्दी भी आउट हो गए थे, बल्कि 3 उनके बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, 53 for 3 हो गए थे वो लोग। तो उनको पता है कि ये शायद आखिरी दिनों में स्पिन होगा, अभी नहीं होगा स्पिन। और एज़ यूजुअल हमारा जो स्ट्राइकिंग बॉलर, हम हमेशा कहते हैं हमारा जो बॉलिंग अटैक है इज़ द बेस्ट, और उस वक्त फास्ट बॉलर्स खास तौर पे, और उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किए और बड़े अच्छा मूवमेंट था। मगर मैं सिर्फ ये एक एडवाइस होगी बाबर को कि देखें, वो हमारा मेन स्ट्राइकिंग बॉलर है, अभी इंजरी से उठ कर आया, पहली दफ़ा रेड बॉल से खेल रहा है। अब उसको ऐसा इस्तेमाल करें कि उसको ये नहीं कि बेचारे को लगा दिया, वो कोलू का बैल होता है, वो घूमता रहता है, वो इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। वक्फे वक्त से, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्राइकिंग बॉलर, जहाँ मौका मिले आप उससे स्ट्राइक करें, निकालें, विड्रॉ करें। बीच के अंदर लंच के बाद मैं देख रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करवाने को कहा गया, एक्स्ट्रा ओवर का 12 ही ओवर वैसे अभी तक कराए उन्होंने। नहीं, 12 कराएं, मगर उस वक्त जो है ना उनसे शॉर्ट बॉलें, T20 की फील्ड ले ली, और उसको बाउंसरें करा रहे हैं, फिर उसको बदला, फिर स्लिप आया। कमेंटेटर ने भी शुक्रिया अदा किया कि भाई शुक्र है आप वापस अपनी नॉर्मल फील्ड पर आ गए। तो इस किस्म के हमें थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी जैसे जो बॉलर हैं उनको थोड़ा सा देख कर इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे छोटे स्पेल्स में जहां ब्रेक थ्रू मिले उधर लेकर आएँ, उनसे स्ट्राइक करवाएं, दैट विल बी मोर यूजफुल। बड़ी साहब, वैल्यूबल बॉलिंग परफॉर्मेंस तो है आज की शाहीन शाह अफरीदी की, अगर हम बात करें, क्योंकि 3 विकेटें काफ़ी इब्तदाई मराहिल में उन्होंने हासिल कर ली थी, फिर चौथी विकेट भी गिरी और फिर 5 विकेट अबरार हासिल करने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब तक अच्छी कही जा सकती है, इवन दो श्रीलंका ने अब तक 226 रन बना लिए हैं। दानिश, मेरे ख्याल में पहला जो सेशन था वो तो पाकिस्तानी बॉलरों के नाम था, पाकिस्तान ने 4 विकेट जल्दी ले लिए, लेकिन उसके बाद धनंजय, डिसिल्वा और जो एंजेलो मैथ्यूज़ ने बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में अब श्रीलंका बेहतर पोजीशन पर है। और जिस तरह सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच थी। पाकिस्तान अगर 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाता, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 1 साल बाद फर्स्ट क्लास मैच आज खेल रहे थे, तो रेड बॉल में ज़ाहिर है 5 डे क्रिकेट में आपको ज़्यादा फिटनेस चाहिए होती है। फिर अबरार अहमद मुल्क से बाहर आज पहला मैच खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल में अगर एक बैट्समैन को कम करके थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाया जाता, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि पिछले 5 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के बॉलरों ने किसी भी मैच में 20 विकेटें हासिल नहीं की। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो असल मसला है वो बॉलिंग है। अगर बॉलिंग इस पिच पे जहां अब तकरीबन 225 रन बना चुका है श्रीलंका, अगर 280, 300 बना गया तो फिर चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अर्ली एडवांटेज लिया, बाद में लूज कर दिया। पिच कंडीशंस पे भी थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। अब्दुल रज़ाक का शाहीन शाह अफरीदी का मैं जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये पिच इतनी ज़्यादा खतरनाक लग नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है या स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा है, वो अलग बात है कि दूसरे तीसरे दिन जाकर स्पिनर्स को मजीद टर्न मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस पिच पर जो इस वक्त स्कोर है वो कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमें नजर नहीं आ रहा है, हैविंग लॉस्ट 5 विकेट्स। अब्दुल रज़ाक, देखिए दानिश, हमारा फिर वही मसला आता है, हमारी जो 11 की टीम बनती है उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 3 जेन्युइन फास्ट बॉलरों के साथ टीमें उतरती हैं टेस्ट मैच में, और पाकिस्तान टीम को ये भूलना नहीं चाहिए। अब श्रीलंका में खेल रहे हैं, श्रीलंकन जो है वो स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस टेस्ट मैच में ना कोई लेग स्पिनर है ना कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, और ये बड़ा एक सेटबैक है कि पाकिस्तान की टीम जब बनती है तो हर चीज़ के साथ मुकम्मल होती है।
मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम एशेज का मैच नहीं देख रहे होंगे, वहाँ की कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ के बॉलर डिफरेंट है, वहाँ की फील्ड सेट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने, मैं समझता हूँ कि हसन अली को अगर खिलाते तो ये बड़ा अच्छा होता, क्योंकि श्रीलंका स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं। 3-4 विकेट लेने के बाद भी अगर आपने फिर वहीं पे आपको टेस्ट मैच लेके आ जाते हैं तो फिर वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं अबरार को, नुमान को, सलमान डागा को, वो उनको नजर नहीं आ रहा है, तो प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। स्पिनर का एक अपना प्रेशर होता है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी का एक प्रेशर है, नसीम शाह का एक अपना है। तो आपको एक्सपीरियंस बॉलिंग खिलानी चाहिए थी। यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी हो सकता है डेफिनेटली, पिच में तीसरे, चौथे या 5वें दिन में फर्क आएगा पिच में। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि स्पिनर ही आउट करें, वहां अगर रिवर्स स्विंग अगर होता है तो हमारे पास हसन अली बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग कर सकते थे अगर वो खेलते। तो इस तरह की इनको प्लानिंग करनी चाहिए। बड़ा अजीब सा हो जाता है, फिर वही हम बात करते हैं बार बार, हमारा ये जो प्रोग्राम होते हैं हमें इन्हीं बातों में डिस्कशन करनी पड़ती है कि हमारी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं। या एक तो प्लानिंग होती है टीम के लिए कि टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है नहीं खेलती है, एशियन टीम है तो स्पिनर्स को अच्छा ही खेलते हैं, और एक प्लानिंग होती है कंडीशंस के लिए, आप जहां खेल रहे हैं वहां के लिए। आपको ऐसा लगता है, यूजुअली हमने देखा है पाकिस्तान टीम में 3 पेसर्स खेलते हैं, लेकिन यहां पर श्रीलंका में टेस्ट मैच हो रहा है, शायद ये वजह हो सकती है कि एडेड स्पिनर खिलाने की। जो सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं वो भी एक बैटिंग ऑलराउंडर ही हैं, एज अ बॉलर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखें दानिश, हमारी क्रिकेट का एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हमारे जो कप्तान है वो 3 फास्ट बॉलर को टेस्ट क्रिकेट में लेकर कम ही मैच में उतरते हैं। अगर आपको याद हो यूएई में हम देखें तो वहाँ पर एक एंड से हफीज़ बॉल किया करते थे, फिर कभी अब्दुल रहमान और जुल्फ़िकार बाबर या यासिर शाह। टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं, और पहला सेशन बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया, शाहीन शाह अफरीदी ने आपको 3 विकेटें लेकर दी। लेकिन एक बात जो मेरे समझ से बाहर है कि एक बार फिर कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान कि जब आपने 54 पर 4 आउट कर लिए हैं, आप ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, आपके कप्तान ने फील्ड खोल दी। आपके कप्तान ने एंजेलो मैथ्यूज़ जिनके टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन हैं, धनंजय डिसल्वा जिनके 3000 रन हैं, आपने मिड ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर कर दिया और वो इजीली सिंगल कर रहे थे। फिर इस टेस्ट मैच में आप नोमान को खिला रहे हैं, नोमान कंटेन करते हैं, नोमान हर ओवर में ग्लूज बॉल कर रहे थे और धनंजय डिसल्वा उनको चौका मार रहे थे। मैं कॉमेंटेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये क्रिकेट नहीं खेलते धनंजय डिसल्वा, वो छक्कों में डील नहीं करते, वो कम से कम मेरे ख्याल हर 25वीं गेंद के ऊपर छक्का मार रहे थे। और जिस अंदाज में एंजेलो मैथ्यूज़ ने बैटिंग की है, स्लिप मिड ऑन है, स्लिप मिड ऑफ पे फील्डर नहीं है, एक स्लिप है, आप 2 स्लिप के साथ गेंद कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा जब श्रीलंका मैच में बॉल करने के लिए आएगा, उनके पास लेग स्लिप भी होगी, स्लिप मिड ऑन भी होगा, स्लिप मिड ऑफ भी होगा, वो बैट्समैन के ऊपर दबाव डालेंगे। 54 पे 4 आउट हैं और आपने श्रीलंका के बैट्समैनों को मौका दिया कि आप सिंगल भी करें, और आप ऐसे फील्डिंग आपने प्लेस की हुई थी जैसे 200 रन की पार्टनरशिप हो गई है। तो आई थिंक श्रीलंका की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गई है, और हमारी टीम जो है वो टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो आपके पास अगर हारिस रऊफ होते तो मैं समझता कि ठीक है आपको डालना चाहिए था तीसरा फास्ट बॉलर, लेकिन हसन अली की जो पेस का मसला है यहाँ पर मुनासिब होता कि अगर फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर होता तो वो खेलते हुए आपको अच्छे लगते। लेकिन बिल्कुल मैं रज़ाक साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आप यहाँ पर लेग स्पिनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और एक बार फिर कप्तानी आपकी एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि जो फील्डिंग आपकी सेटल आप कर रहे हैं, फिर बॉलिंग को जिस तरह आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपको एक ऑफ स्पिनर इस पिच के ऊपर जो है वो श्रीलंका की टीम आई थिंक मेरे ख्याल है सही मानों में सही सिमत में जा रही है। बिल्कुल यार, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास लेग स्पिनर का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, मतलब स्क्वाड में ही लेग स्पिनर शामिल नहीं है। तो इवन इफ यू वांट टू ब्रिंग इन, और आखिरी टेस्ट सीरीज में यासिर शाह आउट करके गए। जी जी जी, और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। अब आलिया, आपको भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आपने किसकी स्ट्रेंथ पर टीम बनानी है, क्या आपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ पर टीम बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए टीम बनानी है, या फिर कंडीशंस को देख के टीम बनानी है? इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है? आलिया, क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी, आपको मेरी आवाज जी जी जी, कंटिन्यू। मैंने कहा कि अगर हम पिछले 10 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हैं तो इसका मतलब है यकीनन हमारे साथ कोई इश्यूज तो है ना, वो चल रहे हैं, क्योंकि ये बॉलिंग का हमारा बहुत बड़ा मसला चल रहा है और ये काफी सालों से चल रहा है कि आप नई बॉल के साथ विकेट लेते हैं, लेकिन मिडिल जो गेम होता है उसमें हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसने कैसे हैंडल करना है यहाँ पे सिचुएशन को। यानी हम ये सोच रहे होते हैं कि पहला सेशन जो है शुरू का दिन जो है वो अच्छा गुजर जाए, फिर जहन में होता है चौथा पांचवा दिन जो है वो कैसे टैकल करना है, लेकिन ये जो बीच में आती है ना, ये जो टाइम इस वक्त जो चल रहा है, जिस तरह पार्टनरशिप सेटल होती है, गेंद पुराना होता है, वहां पे हैंडल करना जो है वो थोड़ी सी एक पॉलिसी। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी देख रही हूँ
डिसल्वा को जो ये बॉल करवा रहे हैं वो स्क्वायर ऑफ द विकेट इतना अच्छा खेलते हैं, और हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं कि बजाय उनको स्टंप में करवाने के बॉल आउटसाइड ऑफ दे रहे हैं और वो मुसलसल फ्लैश कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि जब गेंद पुरानी होती है और उसके बाद आपने अपनी लेंथ चेंज करनी होती है, आप हार्ड लेंथ पे जाते हैं या कंसिस्टेंट लेंथ पे जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो हमने यही देखा है कि आप कंसिस्टेंटली अपनी लेंथ पकड़ते हैं और फिर डिस्टर्ब करते हैं बैटर को। तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन देखिए हम लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होकर पाकिस्तानी टीम के फेवर में बात कर रहे होते हैं, और लेकिन वो भी तो अगले भी तो खेलने आए हैं। सही बात तो है। उन्होंने पार्टनरशिप की है, एंजेलो मैथ्यूज वही खेले हैं जो उनको खेलना चाहिए और था। आलिया, उन्होंने बड़ा काम किया अपने टेस्ट स्क्वाड पे, मतलब टेस्ट प्लेयर्स बनाने की कोशिश की है, ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए जो सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, मिकी आर्थर का भी इसमें बड़ा रोल है। तो अब देखते हैं कि हम कहाँ तक उनको खेलने दे सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं। मगर ये जो इश्यूज है ना, अब नोमान अली हैं, हम अभी बात कर रहे हैं उनके बारे में, कल भी हमने ये बात की। देखिए हमारी पर्सनली तो किसी से कोई वो नहीं है कि खुदा ना खासा हम किसी को कंडेम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। अब नुमान जो है उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो बिल्कुल फ्लैट है, ना फ्लाइट है, ना लूप है, ना डिप है, ना कोई क्रीज का इस्तेमाल है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। और आज खास तौर पे और ज्यादा फ्लैट थे आलिया, क्योंकि हो सकता है टर्न ज्यादा ना मिल रहा हो तो थोड़ा और फ्लैट खींच के कर रहे हो, थोड़ा सा फंसा के करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त बाय द वे करंट सिचुएशन से भी आपको आगाह कर दें, 5 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने 226 रन बना लिए हैं और इस वक्त बारिश का वक्फा हुआ है गेम में, बारिश ने गेम को मुतासर किया हुआ है। उसके बाद क्या पिच थोड़ी सी बदलेगी या थोड़ा सा कंडीशंस में तब्दीली आएगी, क्या पाकिस्तानी पेसर्स को थोड़ा सा और बेहतर मौका मिलेगा। बट अब्दुल रज़ाक की तरफ जाएंगे हम, उसके बाद हम दीगर एक्सपर्ट से बात करेंगे। नुमान अली से मुतालिक बात होनी ज़रूरी है रज़ाक, बिकॉज अगेन हमारी सिलेक्शन कमेटी ने नहीं समझा कि लेग स्पिनर ज़रूरी होता है, उन्होंने नुमान अली को वहाँ पर भेजा। आपकी समझ में आती है ये बात, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट में लेग स्पिनर जो कि एक विकेट टेकिंग बॉलर होता है उसका होना ज़रूरी नहीं है? दानिश, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं आपके सवाल में। जी सर। क्योंकि अब्दुल रज़ाक रिसेंटली पाकिस्तान में कोचिंग कर चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इनसे ये भी पूछें कि क्या हमारे सर्किट में इस वक्त अच्छे क्वालिटी लेग स्पिनर्स हैं? जी रज़ाक भाई। देखिए दानिश, लेग स्पिनर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बात वही आ जाती है कि आप की अप्रोच क्या है। जैसे क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है, चीफ सेलेक्टर स्टेबल नहीं है, चेंजिंग होने जा रही है, होती जा रही है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर प्रॉब्लम तो आती ही आती हैं। और ये हमारा बड़ा सेटबैक है कि जो चीफ सेलेक्टर बनता है उसकी आई इतनी अच्छी नहीं होती और वो अच्छी सिलेक्शन पे उसका ज़्यादा नज़र नहीं होती कि ये प्लेयर में कितना को पोटेंशियल है। तो जब तक ये चीज़ें इस मामला को हल नहीं करेंगे, आप मेरिट पे चीफ सेलेक्टर नहीं बनाएंगे, सिलेक्शन कमेटी का एक पैनल मेरिट पे नहीं आएगा, तब ये प्रॉब्लम्स आएंगी। नुमान अली को देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि जब उसको डेब्यू हुआ तो वो पाकिस्तान में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अब ये क्रिकेट जो है अब साल 1.5 साल उसमें गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुके हैं, तो बॉडी में एक फ़र्क आ जाता है क्योंकि आप एज बढ़ रही होती है तो वो आप में वो चार्म नज़र नहीं आता जो एक होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब 35-36 ईयर का कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसमें फिर एक आखिरी करंट होगा जिसमें वो थोड़ा कुछ करेगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपनी रूटीन में चला जाएगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब तक आप प्लेयर सिलेक्शन का ये जो डिपार्टमेंट है ये सही नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। या बजा फरमा रहे हैं अब्दुल रज़ाक की इंस्टेबिलिटी नज़र आती है अगर हम पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बात करें, सिलेक्शन कमेटी की बात करें या फिर चेयरमैनशिप की बात करें, बट टीम में तो स्टेबिलिटी नज़र आती है। ये वो लड़के हैं जो एक अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ ऑन एंड ऑफ हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में नज़र आए हैं। बाबर आजम की चलती है और उनकी हमने चलती हुई देखी है, तो क्या उनका हमें इस वक्त करंटली कोई रोल नज़र नहीं आ रहा कि मुझे ये लड़का दे दें या मुझे ये दे दें, मैं इसको टीम में शामिल करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ इसके शामिल होने से टीम की स्ट्रेंथ मज़ीद बेहतर होगी? कैप्टन तो इस किस्म की रिक्वेस्ट कर सकता है। वजह फरमाया दानिश आपने कि ठीक है कि तसलसल का फुकदान है क्रिकेट बोर्ड में, वसीम के बाद शाहिद आफरीदी के बाद हारून रशीद और अब पता नहीं आई डोंट नो कौन होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी, रमीज़ राजा, नजम सेठी और अब चौधरी ज़का अशरफ। आगे क्या होगा आई डोंट नो। वो तो आपकी मेमोरी की दाद है कि वो आपको इतने सारे नाम याद है, आप बंदे से पूछे वो नहीं बता पाएगा इस तरह। दानिश हमारा तो काम ही है ये 24/7 तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपने बात की कि स्टेबिलिटी क्रिकेट टीम में बिल्कुल है और
ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है, सेलेक्टर कौन है, सिलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं दानिश। जब खिलाड़ी रोप क्रॉस करके ग्राउंड में चले जाते हैं तो फिर ग्राउंड से बाहर क्या हो रहा है वो चीज़ें मैटर नहीं करती, ग्राउंड के अंदर क्या चीज़ है वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप इस टीम सिलेक्शन की बात करें तो इससे बेहतर सिलेक्शन हो नहीं सकती थी। सरफराज टीम में एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं, आज उन्होंने 2 बड़े अच्छे कैच लिए, एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि जी उनकी क्रिकेट अभी बाकी है। और जो बाकी टीम की सिलेक्शन है, आई थिंक यही टीम की सिलेक्शन हो सकती थी, इससे बेहतर हो नहीं सकती थी। बाबर आजम पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में टीम की कारकर्दगी क्या है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब आप अगर ये बात करें कि 54 से 4 के बाद आप 225 करा दें और उसके बाद आप ये बोलें कि सिलेक्शन कमेटी में तसलसल का फुकदान है, क्रिकेट बोर्ड में जो है वो फैसलों में तसलसल नहीं है, तो भाई ना तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बॉलर को चेंज कर रहा है, ना चीफ सेलेक्टर जो है वो कप्तान को बता रहा है कि आपने फील्डिंग कहाँ खड़ी करनी है। ये तो आप फैसले कर रहे हैं, आपने दबाव डालना है, बैट्समैन से गलती करानी है। अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई बैट्समैन छक्का मार रहा है और हर तीसरे ओवर में छक्का मार रहा है तो वाज़े तौर पर एक बात आप कह सकते हैं कि ना बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है, ना उसके ऊपर सामने वाली टीम का कोई दबाव है। तो ये चीज़ तो कप्तान के ऊपर डिपेंड करती है कि कप्तान किस तरह फील्ड सेट करता है। आप देखो कि जिस तरह एंजेलो मैथ्यूज़ ने, धनंजय डिसिल्वा ने बॉलर बैक ड्राइव वो चौके मार रहे हैं दानिश, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइनों लेंथ में बहुत बड़ा फॉल्ट है। हमें भी बड़ा ताज्जुब लगता है कि हम यहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें गेज कर रहे हैं। हमने ऑब्वियसली उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली है, देखी ज़रूर है लेकिन खेली नहीं है। तो वो लोग जो ग्राउंड में मौजूद हैं उनको ये शॉर्ट बॉलिंग या उनको क्यों लाइन का फुकदान या समझ का फुकदान नज़र नहीं आ रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सिकंदर बख्ताली, रशीद, अब्दुल माजिद भट्टी, आया हुसैनी, अब्दुल रज़ाक से डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर और कंडीशंस और पाकिस्तान की हिकमत अमली पर। कुछ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ऑन पेपर तो सिकंदर बड़ी तगड़ी नज़र आती है ये बैटिंग लाइनअप। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, 2 बड़े तगड़े ओपनर्स हैं, बड़े पक्के हैं दोनों। फिर शान मसूद आते हैं, ऑन एंड ऑफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, शान मसूद की टीम में ज़रूर शामिल हैं। साथ साथ बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, सऊद शकील की प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा हैं, नुमान अली भी मज़ामत फराम कर लेते हैं। So this batting lineup looks good. अगर पिच अच्छी है तो पाकिस्तान का भी अच्छा लगेगा स्कोर। देखिए बैटिंग की तो है, आप बात करें तो मैं सिलेक्शन पे ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि देखें इसमें बेहतर सिलेक्शन इस तरह हो सकती थी कि आपको एक राइट आर्म लेग स्पिनर रखना चाहिए था। हमने शुरू में भी कहा, और उससे चाहे वो जाहिद महमूद होते हैं, उसामा मीर होते हैं, जो भी होते हैं। उसामा मीर इस वक्त अच्छे लग रहे थे, आप उनको रख लेते। और हमें अपनी फास्ट बॉलिंग को और बेहतर डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास जमान खान भी है, हमारे पास हारिस भी है, हमारे पास भी है जो कि 145 है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इन लड़कों को पर सख्ती करें ओके, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब है कि 4 रोज़ा क्रिकेट ये मस्ट खेलें, साल के 10 मैच तो खेलें ताकि ये डेवलप तो हो, इनमें जान तो आए, इनको सीखें तो कि 4 दिन की क्रिकेट। इसलिए कि जब इनके पास पेस है, 145 वाले हैं, तो हम इनको ज़ाया क्यों कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बैटिंग का जो ताल्लुक है, हमारे पास इसके अलावा फ़िलहाल तो कोई हमें चॉइस ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो मिसिंग है हम कहेंगे यार ये लड़का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैंने आज एक अखबार में पढ़ रहा था, पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है हुरैरा के इज़ मेकिंग अ डेब्यू, मगर ये कि ऑब्वियसली उसको आज मौका नहीं मिला। वो भी अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। हाँ, मगर है वो जैसी मौका मिले उनको इंडक्ट करते रहना चाहिए ताकि हो जाए। मगर अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है ना सर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना हर एक के लिए मस्ट हो और ज़्यादा क्रिकेट होनी चाहिए। और ड्यूरिंग दैट सीजन बाहर खेलने की इजाज़त नहीं होनी। फर्स्ट क्लास तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए ना, ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का सर्किट हो रहा है, आपकी सारी लीग्स बंद होनी चाहिए, सारे प्लेयर पाकिस्तान में होने चाहिए और वो क्रिकेट खेल रहे हो। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उनका फायदा नहीं है, इसमें दीगर पूल के क्रिकेटर्स का भी फायदा है जो उनके साथ खेल रहे होते हैं। आलिया, बैटिंग लाइनअप पर आपकी राय, बिकॉज ऑन पेपर जैसे हम कह रहे हैं अच्छा नजर आता है हमारा बैटिंग लाइनअप का जो कॉम्बिनेशन है। जी, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम नंबर 3 पे अब शान को ट्राई कर रहे हैं अजहर अली की जगह। तो शान मसूद जो है वो जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके अभी साइड मैच में, वो फिर भी अच्छा खेले। तो मेरा ये ख्याल है कि उस लड़के में पोटेंशियल है, वो सिर्फ अपने आप को एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रेशर का प्रॉब्लम है, और वो एक दफ़ा जब आप फेलियर होता है तो डेफिनेटली आप पीछे ज़रा से चले जाते हैं। तो मिकी आर्चर की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है शान मसूद से, मुझे यकीन है कि शान जो है वो कम बैक करेंगे। और जैसे आप अभी हुरैरा की बात कर रहे थे, तो उसको बेचारे को कहाँ खिलाएंगे अब आप? ये तो ज्यादती है ना कि सऊद शकील को आप ड्रॉप कर दें या ऊपर से शान को ड्रॉप कर दें, अब्दुल्ला शकील किसको करेंगे? अभी तो सब लड़के ऐसे हैं जो कि टेस्ट टीम में सेटल्ड हो रहे हैं। सऊद शकील के बारे में क्योंकि बड़ा मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मुझे उनसे सिर्फ ये कहना है कि बहुत अच्छी उनकी एवरेज रही है पिछले जो सीरीज में उन्होंने खेला है, लेकिन जो टू मच ब्लॉकिंग है ना
उसको उनको जरूर देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से लोग खामखा आपको टैग कर देते हैं, बोर प्लेयर है, इसके पास शॉट की कमी है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कुछ नए शॉट्स पे काम किया है, ये बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आलिया, टेस्ट क्रिकेट है, प्लेयर्स को टाइम देना पड़ता है क्रीज पर। इतनी ज्यादा हमने T20 क्रिकेट देख ली है शॉर्टर फॉर्मेट के, लोगों में पेशेंस खत्म सा हो गया, टाइम भी थोड़ा सा कम है। आलिया आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, अब रोजाना हम शो कर रहे हैं लेकिन सो वी विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम। अब्दुल रज़ाक, आपकी राय बैटिंग लाइनअप पर अच्छी नजर आती है? हाँ, चेंजेस हो सकती हैं, बेहतरी हो सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ये अच्छा नजर आता है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान की टीम में ये होता है और ये तो एक सर्कल चलता आ रहा है। आपको नए प्लेयर भी रखने पड़ते हैं और चेंजिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। चेंजिंग ना हो तो फिर वो टीम नहीं बन सकती आपकी। और जिस तरह पाकिस्तान पिछले साल 1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, पर ये कि अभी सर पे जो मेन टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका में जाके खेलना, पिचेस कंडीशन उस तरह की नहीं है, थोड़ा सा इनको चाहिए था कोई, अब ऑप्शन पाकिस्तान के पास होती भी नहीं है कहीं जहाँ पे आपको जितने भी बैट्समैन उनको टेस्ट किया जाए। अब यही पिचेस रह गई हैं, यहाँ पे लो बाउंस पिचेस हैं, यहाँ पे टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है और उसके बाद फिर हमने एशिया कप में जाना है, फिर वर्ल्ड कप में जाना है, एकदम से फिर आपको उसी चेंजिंग में करनी पड़ती है। अगर ये 2 टेस्ट मैचों के बगैर अगर आप वनडे या T20 के टूर रख लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। ठीक है भट्टी साहब, ये जो बात है ना कि अब ये प्लेयर्स सेटल इतने हुए नहीं हैं, सेटल हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इतनी टेस्ट सीरीज मिलती नहीं है कि हम इन प्लेयर्स को ज़्यादा देख सकें या इनको ज़्यादा मौके मिल सकें, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये मामला कि आप सेटल होने के लिए एक प्लेयर को कितना टाइम दें और उससे क्या एक्सपेक्ट करें। दानिश, बिल्कुल ये मसला है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट कम खेलता है, लेकिन असल जो मसला मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान टीम को चला कौन रहा है। मिकी आर्थर जो इंग्लैंड में बैठ के श्रीलंका की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रांट ब्रैडबर्न के बारे में जो ऑफिशियली हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, हमने तो यही सुना है कि ग्रांट ब्रैडबर्न उस तरह ऑपरेट नहीं करते जिस तरह एक हेड कोच को करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये जो ऑनलाइन कोचिंग का हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कुछ अर्से पहले, और मिकी आर्थर अभी तक हमें डार्बीशायर की तरफ से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। तो मतलब हमारे लोग दो कश्तियों में सवार हैं। हमें पहले अपनी जो थिंक टैंक की प्लानिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा कि अगर मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के साथ रहना चाहते हैं तो फिर वो टीम के साथ रहें, ये नहीं कि इंग्लैंड से बैठ के हिदायत दें। यहाँ सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। आप थोड़ी देर पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे, हारून रशीद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग हो गए। इस वक्त पाकिस्तान के पास चीफ सिलेक्टर भी नहीं है, पाकिस्तान के पास क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन का भी क्राइसिस है, वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो मतलब हम ये प्लेयर्स अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है कि दाएं बाएं इतने सारे मसाइल हैं, उसके बावजूद वो ग्राउंड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस। भट्टी साहब, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन या आपकी वाली बात पे वापस आ जाता हूं मैं कि जितने भी मसाइल पीछे चल रहे हों, ये प्रोफेशनल्स हैं, जब टॉस हो जाता है ये ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर इनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। खैर ये एक अलग डिस्कशन, इस पर आपने इससे पहले भी निज़ार ख्याल किया था। मैं बैटिंग ऑर्डर पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ठीक है, इतना सेटल नहीं हुए हैं ये प्लेयर्स, लेकिन ये वो नाम है जिनको हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। नाउ इट्स टाइम कि अब ये परफॉर्म करना शुरू करें, क्योंकि टाइम इनको मिल चुका है, चाहे जितना भी मुख्तसर था। दानिश, 1-2 लड़कों के अलावा तो मोरलेस आपकी टेस्ट क्रिकेट में वही टीम खेल रही है। आखिरी टेस्ट मैच आप दिसंबर 2022 एग्जैक्टली है ना, नेशनल स्टेडियम कराची में खेले थे। मीर हमजा की जगह शाहीन आए हैं टीम में, और उसके अलावा एक और टीम में तब्दीली है। तो बात यहाँ पर बहुत सीधी और बहुत सिंपल है, वो ये कि जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आएगी, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या अहलियत है, ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। दोमित करुणारत्ने जो श्रीलंकन कैप्टन है, वो अपने स्पिनर्स के लिए पाकिस्तान के बैट्समैनों को आउट करने के लिए कैसे जाल बिछाते हैं, फील्ड सेटिंग उनकी क्या होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनको बजाय इसके कि ठक्का लगाने के, 70 गेंदों पर 17 रन बनाने के, उनको स्कोर बोर्ड को चलाना होगा। स्कोर बोर्ड को जितना चलाएंगे और बेहतर रनौसत के साथ बैटिंग करेंगे, क्योंकि आज टेस्ट क्रिकेट इसी तरह हो रही है, आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। बिल्कुल ठीक है, स्कोर बोर्ड को चलाना होगा, लेकिन साथ साथ विकेटों को भी बचाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमने काफ़ी बार ये हिकमत अमली भी देखी है कि अगर एक दफ़ा विकेट गिरती है तो फिर विकेट गिरना ही शुरू हो जाती हैं। या हुसैनी, सिकंदर बख्त, ताले रशीद, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी, आप सबका शुक्रिया।
आपका सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे स्पोर्ट फ्लोर के साथ। टेस्ट मैच जारी है, हम भी आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे।